तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो नस्ट इक्वेशन आपका, हमने किस के बारे में बात किया था? नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो नस्ट इक्वेशन क्या बताता था कि नस्ट इक्वेशन आपका रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा था बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, या आपका नस्ट इक्वेशन केवल इलेक्ट्रोड के लिए नहीं, सेल के लिए भी लागू होता है। यानी सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बीच, कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा था। और नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करें तो जनरल फार्मूला ऑफ नस्ट इक्वेशन क्या था हमारा? इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ एल एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसी के बारे में मैंने बात किया था। अगर टेम्परेचर मेंशन ना किया हो तो ये जो वैल्यू होती है 2.303 आर टी बाई एफ, ठीक है, इतना वैल्यू, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0.0591। ठीक है, इतना लिया जाता है। तो अगर टेम्परेचर टेम्परेचर नॉट मेंशन, अगर टेम्परेचर के बारे में बात ना किया गया हो तो आपको इतनी इतने 2.303 आर टी बाई एफ की वैल्यू कितनी लेनी है? इतना लेना है। ठीक है, तो अगर मेंशन ना किया हो तो हम क्या करते हैं? हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? इजकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। और नस्ट इक्वेशन को हम अप्लाई करके बहुत सारे इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे अप्लाई किए थे हमने नस्ट इक्वेशन को। और वहां पे हमने देखा क्या था कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए आपका नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोडिएशन के लिए लिखा था। तो आज इसी पे हम न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट कैलकुलेट दी ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और उनके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पहला आपका यही है कि यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है फेरस सल्फेट। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन जो दिया गया है 0.1 मोल। ठीक है, इतना वैल्यू दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपका इलेक्ट्रोड है जो आयरन इलेक्ट्रोड है, और आयरन की इलेक्ट्रोड को आप आयरन सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किए हुए हो। आयरन सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आयरन की रॉड को आपने डिप किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों, क्या होगा? यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। अगर आप रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के लिए आप रिएक्शन लिख दो, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि जो आयरन है वो किस में चेंज हो रहा है? आयरन फेरस आयन में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप कैसे लिखोगे कि आयरन किस में चेंज हो रहा है? फेरस आयन में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखो, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए जो पोटेंशियल डेवलप होगा आयरन इलेक्ट्रोड और सल्फेट, सॉरी, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में, उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। क्योंकि आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज होकर के फेरस आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर इस इक्वेशन पे हम क्या लागू करें, ए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, तो कैसे हम बोलोगे कि ई ई, ठीक है, आयरन से किस में चेंज हो रहा है? फेरस आयन में। आयरन से किस में चेंज हो रहा है? फेरस आयन में। इजकल टू, हम जानते हैं कि इजकल टू ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट की जगह पे यहाँ पे देखो आपका लिखोगे आयरन फेरस आयन, और यहाँ पे नॉट लगाओगे। ठीक है,
तो अभी मैंने बताया था कि जो नष्ट इक्वेशन होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पे भी लागू होता है और सेल सेल के लिए भी लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड के बारे इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन के बारे में जिक्र किया है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में कर रहा है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। माइनस, यहाँ पे देखो टेम्परेचर अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो हम ये वैल्यू लेके चलेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा 0.0591 बाई एन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 मोल, तो 2 मोल है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, फेरस आयन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन और डिवाइड बाई कितना, आपका आयरन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट हो क्या है, आयरन है। तो अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए, इज ई आयरन फेरस सल्फेट, ठीक है, इजिकल टू ई एफ आयरन आयन फेरस आयन माइनस 0.0591/2 लॉग। देखो कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया फेरस सल्फेट, तो जितना फेरस फेरस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि ये दिस इज होल मॉलिक्यूल ना। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब हुआ फेरस आयन का दिया है कंसंट्रेशन 0.1, ठीक है। और डिवाइड बाई, देखो जो यहाँ पे आयरन हो ये क्या किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, यानी सॉलिड का तो आप जानते हो कि कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होता, और इसके कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इजिकल टू 0.44। तो ये जो ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है 0.44, वो किसकी वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आयरन फेरसान में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे आयरन का, क्योंकि आयरन ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, यानी ये क्या दिया हुआ है, आयरन का, या आयरन का आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, यानी दिस वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है। तो 0.44 माइनस 0.0591/2। और देखो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, लॉग 10 में पावर -1, ठीक है। आप जानते हो कि लॉग यम पे पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग यम होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 0.44। और यहाँ पे देखो अगर ये माइनस वाला टर्म जो है आपका इस साइड आता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव 0.0591/2 और log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.44 प्लस 0.0591/2, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगा। और इसको आप यहाँ से कट करते हो तो कितना आएगा, इक्वल टू 0.44 प्लस 0.02, यहाँ पे कितना आएगा 95, इतनी वैल्यू आएगी। इसको दोनों को अगर ऐड करते हो तो क्या आएगा आपका, ई आयरन फेरस आयन इजिकल टू, आपकी वैल्यू आने वाली है 0.495, 0.4695, ठीक है, इतना वोल्ट आएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हमने यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ। एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है, इसी तरीके से दिया है प्लेटिनम S2 ESCl, ठीक है। यहाँ पे 2 ATM दिया है, और यहाँ पे दिया है 0.02 मोलर, ठीक है। ये आपका एक कोई इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, और इस इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस
एच आयन में चेंज हो रहा है, यानी प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। तो कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे और भी वैल्यू दी हुई है। क्या दिया है कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंड ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो भाई किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जारी सी बात है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, ये चायन में चेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया है। क्या दिया है, तो 0.004, ठीक है, ये वैल्यू दी है। अगर मैं कहूं कि इस जो इलेक्ट्रोड का ये रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन। आपके इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन में जो स्लैश लाइन होती है वो क्या किसको सेपरेट करती है, तो ये जो स्लैश लाइन है ये सेपरेट करती है टू डिफरेंट फेज को, क्योंकि ये देखिए एक गैस जो हाइड्रोजन है वो गैस है, और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक्वस सोल्यूशन है। तो देखो गैस और एक्वस सोल्यूशन दोनों का फेज अलग अलग है, तो स्लैश लाइन किसको सेपरेट कर रहा है, डिफरेंट, जो स्लैश लाइन है वो टू डिफरेंट फेज को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और इस रिप्रेजेंटेशन से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस किस में चेंज हो रहा है, एच आयन में, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस कर लो इक्वेशन को, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज आपका प्रोडक्ट और दिस इज योर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज इन गैसियस स्टेट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज इन किसमें तो एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप अप्लाई करते हो फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आप इलेक्ट्रो सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करते हो, तो क्या आपको मिलेगा, वी नो दैट नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में क्या जानते हो कि ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन, ठीक है, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो किसके बारे में पूछा है, तो पूछा है आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा था ना। यहाँ पे कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना था, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे अगर हम ओपी कर दें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी ओपी करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। और वास्तव में जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, यानी इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ इस तरीके से लिखने से पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, -0.0591 बाई एन की वैल्यू कितनी है, तो 2 वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, देखो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे ये चायन प्रेजेंट है, तो ये चायन का कंसंट्रेशन पे पावर 2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, H2 है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन ना होकर के प्रेशर होता है, तो यहाँ पे हमने प्रेशर लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ES2H इजकल टू, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है दी हुई है, यहाँ पे गिवन ए वैल्यू इतनी दी है, यानी 0 दी है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, -0.0591 बाई एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, यानी ये चैन का कंसंट्रेशन यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो कि दिया है 0.02, तो 0.02। और यहाँ पे क्या होगा, आपका रिएक्टेंट के तौर पे कौन है, तो रिएक्टेंट के तौर पे हाइड्रोजन गैस है, यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे दिया है प्रेशर कितना, 2 atm, तो यहाँ पे आप 2 रख देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो, तो 0.0591 माइनस के साथ है भाई, तो 2 हो गया यहाँ पे। अगर यही चीज आप यहाँ पे इस तरीके से करते हो कि क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो का 2 × 10⁻², ठीक है, क्योंकि यहीं पे तो आप ऐसे इस तरीके से करोगे 0.02, यही तो आएगा, ये वैल्यू इतनी ही तो आएगी, ठीक है। और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। और 8 10 पे जो आप ही पढ़ाया हूँ, लॉग यम पे पावर एन हो, तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि एन लॉग यम लिख सकते हैं। तो जो एन पावर है ना, वो पावर कहाँ चला जाता है, लॉग के इधर आगे आ जाता है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आगे आ जाएगी, वो भी माइनस में है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.0591/2 इंटू, देखो 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, लॉग बेस 10, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 से 2 कट गया, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आएगा कितना,
हमारा आंसर आएगा 0.0591, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0591 होगा, इसलिए सिंपल आंसर। ठीक है, सिंपल आंसर। अगर मैं बात करूं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है प्लेटिनम। प्लेटिनम क्लोरीन गैस दिया हुआ है, और एक पे क्या दिया है, स्लैश HCl। ठीक है, इसे दिया हुआ है, तो अगर ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे यहाँ पे 10 ATM का, 10 ATM का दिया हुआ, और HCl सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर दिया है। ठीक है, 1 मोलर दिया है, और यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है, 1.36 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, और इस टाइम का कंडीशन दिया है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। यही पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। मैं देखूं कि ये जो इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है। हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्लेटिनम प्लेटिनम क्लोरीन गैस मतलब क्लोरीन इसमें चेंज हो जा रहा है, क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इससे क्लोराइड, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है, तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन और क्लोराइड आयन से। यानी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या है, किसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्लोरीन गैस आपका क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस रिएक्शन के ऊपर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है, इस इक्वेशन पे अगर मैं अप्लाई करूँ नस्ट इक्वेशन, तो किस तरीके से मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे Cl2 लिखूंगा, और यहाँ पे क्लोराइड आयन। ठीक है, इक्वल टू ई नॉट क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और लॉग कितना, यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन है, क्लोराइड आयन। ठीक है, वो भी ये एक्वस स्टेट में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन बाई, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन गैस है, दिस इज, ये जो क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि गैस का प्रेशर होता है, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिख के क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे आप। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्लोरीन का, अच्छा यहाँ पे, ओह, मैंने गड़बड़ लिख दिया, सॉरी, 1 मिनट, मैं इसे सुधार कर सकता हूँ, ऐसे करेक्शन कर सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझने में, या सॉरी उसके लिए, थोड़ी सी मुझसे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने क्या कहा कि जो क्लोरीन गैस है वो किस में चेंज हो रहा है, क्लोराइड आयन में, यानी यहाँ पे देखो, पहले जो था क्लोरीन Cl2 था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, बाद में क्या हो जा रहा है, क्लोराइड में चेंज हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लिखना चाहिए, इस तरीके से होगा, बस थोड़ा सा क्या हुआ था, सॉरी इसके लिए। अब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या किस में चेंज हो रहा है,
आप जानते हो नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस किस में चेंज हो रहा है, क्लोराइड आयन में, यानी मैं क्या लिखूंगा, क्लोरीन गैस और यहाँ पे क्लोराइड आयन, यानी एक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इजिकल टू ई नॉट, एच यू वैल्यू है यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इस तरीके से, और माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पे एन की वैल्यू है 2, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है भाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है, और रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट आपके क्लोरीन गैस है, यानी प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, देखो ए वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, जो कि यहाँ पे दिया है, ईओपी दिया गया, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो लिखा आरपी लिखा है, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है स्टैंडर्ड ओबी, तो 1.36, तो यहाँ पे 1.36 माइनस 0.0591 बाई 2, और लॉग 0.1, और प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर 10 एटीएम दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं ई Cl2 क्लोराइड आयन, यहाँ पे 1.36 है, माइनस 0.0591 बाई 2 हो गया, और लॉग एज को क्या लिखा है वास्तव में, ये लिखा है 10 पावर -1, और यहाँ पे 10 है, ठीक है, वास्तव में इसको 10 को आप ऊपर ले जाओगे तो इसको मैं यहाँ पे मिटा करके यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 पावर -1, ये 10 पावर -1, 10 पावर -1 हो जाएगा 10 पावर -2, ठीक है, लो लिख ही देता हूँ ना, बाई 2 लॉग 10 पे पावर -2 आ गया, ठीक है। अभी 10 पे पावर -2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, एक माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और देखो ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0.0591 बाई 2 लॉग 10, और बेस तो 10 था ही, तो 2 से 2 कट गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 आ गया, तो क्या आएगा 1.36 प्लस 0.0591 इजकल टू, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो इसकी भाई वैल्यू आएगी 1.4485, 1.4485, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक, ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, पूछ रहा है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि ऐसी तरीके से क्वेश्चन दिया है, जिंक सल्फेट, यहाँ पे साल्ट ब्रिज दिया है, और कॉपर आयन वो भी एक्वस स्टेट में है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर दिया है, ये दिया है 1 मोलर, और ये दिया है 1 मोलर, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है कि फॉर एब, यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर एबव सेल कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले आपका, एनोड एंड कैथोड, कैथोडिक रिएक्शन, एनोड क्या, कैथोडिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये क्या दिया है आपको, एक सेंटर रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे के लिए सारी सी बातें सेल की होता है, दो इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रोड या दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर देती है, कंप्लीट सेल बनता है, ठीक है, सेल एनोड और कैथोड से बनता है, ठीक है। यहाँ पे इस सारे ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एनोड, एनोड होता है, और साइड ब्रिज का राइट हैंड साइड लिखा होता है क्या होता है आपका कैथोड,
कैथोड लिखा होता है। ठीक है, इनोड देखो क्या ये जो दिया है इस साइड, यानी ये क्या है, इनोड है, और इनोड क्या आराम से देख सकते हो क्या हो रहा है कि जी इसमें चेंज हो रहा है, जी आयन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये इनोड तो इनोड फिर क्या किस तरह से हो रहा है, तो इनोड आप देख सकते हो जिंक है, इसमें चेंज हो रहा है, जी आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से +2 इस तरीके का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये नोट किया इसलिए नोट को कौन सा रिएक्शन इस तरह से तो ऊपर आया है इसमें चेंज हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है, यानी कैथोडिक रिएक्शन जो है, कैथोडिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो आपका ऊपर आयन है एक्वस स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो होता है रिडक्शन होता है, और इसमें जो लिख रहा है चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये आपका कैथोड के ऊपर रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। जाहिर सी बात है, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने एनोडिक रिएक्शन कैथोडिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था कि कैथोड और एनोड आपका कैथोड एंड रिएक्शन ऑफ कैथोड। ठीक है, कैथोड कौन होगा, कैथोड के कौन सा रिएक्शन होगा, तो हमने बता ही दिया। कैथोड आपका हो रहा है कॉपर, कैथोड का रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है, कॉपर है ना, वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चल रहा है। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, दिस योर कैथोड, दिस योर कैथोड, और कैथोडिक रिएक्शन तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, सेल रिएक्शन के बारे में कह रहा है कि सेल रिएक्शन क्या होगा। तो आप जानते हो जो सेल होता है वो किन दो हाफ इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करने पे बनता है, यानी सेल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ इलेक्ट्रोड। दो हाफ इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करने पे क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो, देखो दो, ये जो सेल है इस सेल के लिए दो हाफ सेल कौन कौन सा है, एक आपका जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरा कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो देखो सेल वास्तव में अगर आप बात कहो कि दो दो हाफ सेल की बात, दो हाफ इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करने पे सेल बनता है। तो हाफ इलेक्ट्रोड जो दोनों हाफ इलेक्ट्रोड हैं वो आपके कौन कौन से, एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है। यानी एनोड और कैथोड को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक सेल बन जाएगा। अब बात करते हो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पे आपका रिएक्शन हो रहा है इस तरीके का कि जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहीं पे कैथोड की बात करते हो तो कैथोड कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है इस तरीके का रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। अगर दोनों को हम क्या करें, आप जोड़ दें, तो दोनों को कॉम्बिनेशन से ही तो पूरा सेल बनता है। तो दोनों हाफ रिएक्शन के हाफ सेल रिएक्शन को अगर आप जोड़ देते हो तो कंप्लीट सेल के लिए आपको क्या मिल जाता है कि नेट रिएक्शन क्या होगा कंप्लीट सेल के लिए। तो आप इनको जोड़ सकते हो, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, आपका जो कंप्लीट नेट रिएक्शन आएगा, नेट रिएक्शन फॉर सेल, सेल के लिए जो कंप्लीट रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा कि जिंक प्लस कॉपर आयन, और इस तरीके से ये जिंक आपका आयन और प्लस कॉपर। ठीक है, दिस इज योर नेट रिएक्शन फॉर होल सेल, दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन फॉर होल सेल। ठीक है, ओके। हमारे सामने एक और एक और है आपका प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऐसा है कि कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल
यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और दिया क्या है, गिवन, गिवन आपका है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे जिंक, जिंक आयन, और यहाँ पे 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे क्या दिया है, ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसका भाई रिडक्शन पोटेंशियल, आयन का रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना दिया है, 0.35 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो हमें क्या कर, देखो यहाँ पे दिया क्या क्या है, और भी ये दोनों जो वैल्यू दिए ना, स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, यानी दिया है आपका जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिया है कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये तो वैल्यू दी हुई है। तो आप जानते हो कि जो सेल होता है, सेल किससे बना होता है, तो दो इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट, टू इलेक्ट्रोड को, दो इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करने पे क्या बनता है, कंप्लीट सेल बनता है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो कि देखो, जो आपका यहाँ पे देखो ये जो दिया है, जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है, यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और बताओ कि किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो इनोड के ऊपर होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑलवेज। ठीक है, यानी इनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, इनोड के ऊपर रिएक्शन होगा। यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि जिंक किस में चेंज हो जा रहा है, जिंक आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप बात करते हो कैथोड के ऊपर क्या होता है, तो कैथोड का के ऊपर होता है रिडक्शन, यानी ये जो दिया है वो दिस इज कैथोड। अब कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड के ऊपर आपका रिएक्शन होगा इस तरीके का कि कॉपर आयन किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर दोनों को आप जोड़ देते हो तो आपको सेल के लिए नेट रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल जो होता है दो इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करने पे मिलता है। तो पूरे सेल के लिए नेट रिएक्शन क्या मिलने वाला है आपको, तो जिंक इस तरीके से मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, और इधर क्या आएगा, आपका जिंक आयन और प्लस कॉपर। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जानते हो कि जो आप सेल का पोटेंशियल निकालते हो वो किससे निकलता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सेल का पोटेंशियल कैसे निकलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको लिखना है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है उस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल आपको लिखना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी है, तो दिया है ऑक्सीडेशन, दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। वो भी यहाँ पे पूछना चाहिए था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछना चाहिए था इसका। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था। तो हम यहाँ पे अगर नोट लगा देते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो वैल्यू दी हुई है भाई 0.76, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था ना, यहाँ पे 0.76, और यहाँ पे क्या था 0.35। ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट आप करोगे तो 1 आएगा। बस इतना आपका दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बहुत आसान हो जाता है आपके लिए निकालना सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे का अगर आप बात करते हो कि एक और प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज आप याद रखो कि जो आपका सेल पोटेंशियल होता है ना, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, वो जो सेल पोटेंशियल होता है वो सेल पोटेंशियल आपका एडिटिव प्रॉपर्टी का नहीं होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी का नहीं होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी का नहीं होता है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी का नहीं होता है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ना होने का
पीछे रीजन क्या है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी का क्यों नहीं होता? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी क्वांटिटी जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि सपोज दैट आपका एक इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आपका मान लो कि एक किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप है, तभी तो इलेक्ट्रोड बनेगा। इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि कोई मेटल की रॉड को इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जाता है। तो मान लो कि आपका 25 सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है, और आप जानते हो कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, अब बात करते हो इसी तरीके से, अगर आप ये बात करते हो कि दो इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल की बात कर रहे हो, तो ये मान लो सपोज दैट आपका, ये भी कोई किसी के मेटल का रॉड है और इसको इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप है, और भी ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर रखा हुआ है, यानी 25 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, और क्या आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का। मान लो सपोज दैट ये जो आपको इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, और मान लो इधर वाला इलेक्ट्रोड क्या, कैथोड है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया? कंप्लीट, कंप्लीट आपका सेल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? कंप्लीट सेल बन गया। अगर कंप्लीट सेल बन गया, तो अगर आप बात करते हो स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आप जानते हो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप कैसे आपको मिलेगा? आपको मिलेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तभी आपको मिलेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये आती है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो पहले 1 मोलर था, अब मैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट का खा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो 1 मोलर से 3 मोलर कर दिया, कोई बात नहीं है। अगर आप बात करते हो कि हम इस समय स्टैंडर्ड से पोटेंशियल को आपस से चेंज करने की बात की, आप यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ना कुछ जरूरत होगा। आप पोटेंशियल आपने ऑलरेडी मान चुका है ना आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नाम से ही बनूंगा, आपने कंडीशन लगा दिया। बिल्कुल है जो है, उसका कंसंट्रेशन कितना आना चाहिए? वो भी चाहिए, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको लगना चाहिए। ये तो मैंने फिक्स कर दी, और ये मैटर की करता है यहाँ पे, चेक बताओ, ये आरबिट वैल्यू क्या होती है? इसी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, या जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, आरबिट कांस्टेंट होता है ना, इस केस में जो सोचिए ना, होता है 1 मोलर यूनिट पर, तो आप चीज करने से क्या फायदा? फायदा नहीं है। ठीक है, इस समय किसी पर जब, अगर आप मान लो कि 2 मोलर, 2 मोलरिटी का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आप यूज करते हो, अगर मान लो एनोडी कंपार्टमेंट में, तो इस समय जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो स्टैंडर्ड थोड़ी होगा, वो तो कुछ और ही होगा। ये आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो ना, तो ये तो वैल्यू जो पहली थी, जो पहले वाला जब था, तो उस समय वही इस केस में भी आपको रखना पड़ेगा, ये वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी जो बाद में आपने किया है, क्योंकि आपने ये जो स्टैंडर्ड वाली बात है, तो स्टैंडर्ड हमेशा क्या होता है? 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का। लेकिन अगर मैं बात करूं गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज आपकी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी ये ऑलवेज क्या होती है आपकी? एडिटिव प्रॉपर्टी की होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी का। एक बात और याद रखना कि अगर आपका सेल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में, इफ इन सेल रिएक्शन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, there is no electron present, then this type of cell reaction, this type of
सेल रिएक्शन और कॉल्ड क्या कहलाता है? कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लो आप डेनियल सेल की बात करते हो, डेनियल सेल की बात करते हो, डेनियल सेल, और डेनियल सेल आपको पता है किसे किसे मिलके बना होता है? तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलके बना होता है। जिंक सल्फेट, यहाँ पे आपका होता है साल्ट डिग्रीज, यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या होता है कॉपर। ठीक है, दिस इज योर डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए अगर आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हो तो आपको पता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो एनोड पे इस तरीके का रिएक्शन होता है। अब कैथोड पे कैसा रिएक्शन होता है? तो कैथोड के ऊपर इस तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हो तो क्या आपको मिलता है? नेट रिएक्शन। किसके लिए भाई? तो नेट रिएक्शन फॉर सेल, सेल के लिए नेट रिएक्शन मिलेगा। तो सेल के लिए नेट रिएक्शन आपको लिखते अगर आप हो तो क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कट गया, ए वाला ऐड हो जाएगा, इधर वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट। इस सेल के लिए सेल रिएक्शन ऐसा आएगा। इस रिएक्शन में, इस रेडॉक्स रिएक्शन में आप कहीं पर भी देख रहे होगे कि कहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है तो ये जो सेल रिएक्शन है क्या क्या कहलाता है? कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या कहलाता है? कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक ठीक है। अगर यहीं पे अगर मान लेते हो, अगर इस केस में ना, अगर आपका जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है, अगर जो सेल रिएक्शन है वो कंप्लीट सेल रिएक्शन यानी उस सेल रिएक्शन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेट रिएक्शन में नहीं प्रेजेंट है, तो इस केस में आप ये जो ऐसे नहीं करते हो, ई सेल इजकल टू ई ऑक्सीडेशन और प्लस ई रिडक्शन, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको सपोज दैट कोई सेल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो कि आपका आयरन है, ठीक है, आयरन चेंज हो रहा है, आयरन फेरस आयन में, ठीक है, इस तरीके का। और इसी तरीके से मान लो कि फिर जो आयरन है वो किस में चेंज हो रहा है? फेरिक आयन में चेंज हो रहा है, इस तरीके का। और आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि आपको इस तरीके से, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हो कि इसके लिए वैल्यू पूछ रहे हैं ये, तो ये अगर आप ये जो आपका इसके इस यानी ये जो वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फेरस आयन जब फेरिक आयन में चेंज हो रहा होगा तो उस समय इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा फेरस आयन का। ठीक है, ये जो है आप इन इक्वेशन फर्स्ट मान लो ये है, इक्वेशन आपका सेकंड है, और इक्वेशन आपको थर्ड है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आप कैसे अटेंड करोगे? इस अगर यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा होगा, इस टाइप का रिएक्शन हो रहा होगा, इस टाइप का। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे थर्ड इक्वेशन? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फेरस आयन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और फेरिक आयन किस साइड में है? राइट हैंड साइड में है। ठीक है, आरएचएस में है, आरएचएस में राइट हैंड साइड है। तो अगर मैं कहूं कि इसको मैं क्या कर देता हूं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स कर देता हूं तो क्या मिलेगा आपको? मान लो इसकी जो वैल्यू है, जब आप आयरन जो है फेरस आयन में चेंज हो रहा है तब इसकी वैल्यू ये एक्स है। और मान लो यहाँ पे जब आपका आयरन फेरिक आयन में चेंज हो रहा है तो इस समय इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है? वाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ये देखते हो, मैं इस रिएक्शन फर्स्ट को उलट देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है? इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यानी फेरस आयन किसमें, यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी स्पीसीज का, उतना ही क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है।
ठीक है, बस क्या होता है, साइन क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस यहाँ पे क्या दिया था कि आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा जब आयरन किस में चेंज हो रहा है, फेरस आयन में चेंज हो रहा है, तो ये एक्स वोल्ट था। तो वही चीज अगर फेरस आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयरन में चेंज हो जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है यानी रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा इस केस में, जब फेरस आयन फेरस आयन किस में चेंज हो रहा है, आयरन में चेंज हो रहा है, तो ई आपका Fe, सॉरी, इस तरीके का, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी, -x हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप मान लो कि, ठीक है, अब देखो ये एलएचएस साइड में चाहिए था हमको, तो हमने इधर एलएचएस साइड रख दिया, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, किधर चाहिए, फेरिक किधर चाहिए, आरएचएस में, तो आरएचएस में चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ दिस इज योर इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 2 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या मिलेगा, ऑन एडिंग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ ये चीजें, ये तो हो गया ना हमारा। देखो अगर मैं कहूँ इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4 को आपस में जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये आपका है इस तरीके का है, ए इस तरीके का है, और आपका क्वेश्चन जो सेकंड है वो इस तरीके का है, फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके का। अच्छा यहाँ पे ई, ए क्या था, फिर रसायन का रिडक्शन पोटेंशियल -x वोल्ट था, और यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन जब आपका आयरन किस में चेंज हो रहा है, फेरिक आयन में चेंज हो रहा है, तो ये था आपका वाई था। तो अगर मैं कहूं इन दोनों को आप जोड़ देते हो, ठीक है, यानी इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को, देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये वाला जब इधर आपको ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, +1 इधर आएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये वाला इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आयरन से आयरन कट गया, ठीक है, तो क्या आएगा, इस तरीके का आपको आएगा, प्लस इधर एक इलेक्ट्रॉन बचा था। तो अगर आप इस केस में देखो इस, ये आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, इसका मतलब फेरस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब फेरस आयन फेरिक आयन में चेंज हो रहा है तब, यानी इस तरीके ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू आपकी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इस देखते हो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दिस इज योर नॉट कंप्लीट सेल रिएक्शन, दिस इज योर दिस इज योर नॉट, ये जो रिएक्शन है ना, एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। और कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होता है, हो रहा था रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, एनोड के ऊपर, यानी ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, तो एनोड और कैथोड को कंबाइन करने पे आपको क्या मिल रहा है, सेल मिल रहा है, और सेल के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इस रेडॉक्स रिएक्शन में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन ना होने के कारण से अगर आप ऐसा सोचते हो कि इस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा, जैसे ई सेल इक्वल टू ई पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, यदि आप यहाँ पे रखना चाहते हो क्या, इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन आपका, ठीक है, यहाँ पे आप इसका हो रहा है फेरस का, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पे, आयरन किसमें फेरस का किसमें चेंज हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरस आयन की फेरस में चेंज हो रहा था, में चेंज हो रहा था,
और यहाँ का क्या है, ऑक्सीडेशन टेंशन किसका आई, यहाँ -x+y करके आप वैल्यू, तो इस केस में क्या होता है, रिएक्शन के लिए या रिएक्शन रिएक्शन के लिए सिर्फ रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे आपको इसकी एबिलिटी पड़ेगी किस फ्री एनर्जी, किस फ्री एनर्जी, ठीक है, किस फ्री एनर्जी की क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। यही समझाना चाह रहा था कि जो यह समझाने का मतलब ये था कि कंप्लीट अगर आपका रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन है, तब आपका क्या होगा इस केस में, आप सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। बट अगर आपका रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, क्या नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस केस में आप ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिख सकते हो। इसी तरीके का मैं अभी तुरंत में ही एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ इस टाइप का, कि मान लो कि आपका यूजिंग डाटा, यूजिंग डाटा, आपको डाटा का यूज करना है, डाटा क्या क्या दिया है, कि यूजिंग डाटा कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ई ई क्यूप्रस आयन टू कॉपर, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यूप्रस आयन वैल्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दिया क्या क्या है, तो दिया है ई नॉट क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, इक्वल टू 0.337 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ई क्यूप्रिक आयन टू कॉपर की वैल्यू कितनी दी है, 0.153 वोल्ट, वो भी दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी अगर आप देखते हो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एक इस पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, हमको क्या चाहिए कि जो क्यूप्रस आयन है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और किस में चेंज हो जाए, कॉपर में चेंज हो जाए। अब वैल्यू ये देखो, ये जो वैल्यू दी है, मान लो आपको इक्वेशन फर्स्ट है, ये मान लो इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए आप रेडॉक्स आप रिएक्शन लिखते हो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अरे दोनों सेम लिख दिया क्या, सॉरी यहाँ पे +1 है, +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और किस में चेंज हो जा रहा है, क्यूप्रस आयन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, E7, ये क्या दिया है, ई, ठीक है, ये दिया है। तो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, ये दोनों वैल्यू दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें ये इस रिएक्शन को ऑब्टेन करना है। ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेन होगा, तो ये रिएक्शन ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, क्यूप्रस आयन को मुझे लेफ्ट हैंड साइड रखना है, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू लिखी है ना इधर, जो राइट हैंड साइड है, इसको मुझे लाना है इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को उलटना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को आप इक्वेशन सेकंड को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, कि क्यूप्रस आयन आपको चेंज होते हुए मिलेगा
ऑक्सीडाइज होते हुए मिलेगा क्यूप्रिक आयन में। और ये जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है कि क्यूप्रस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितने दिया था, यहाँ पे वैल्यू दिया 1.53। ठीक है, ये वैल्यू इतना ही वैल्यू होगा, लेकिन क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी पर्टिकुलर आयन मेटल स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन उलट जा रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी। ये यानी यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1.5, सॉरी 0.153, 153। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब क्या करते हो, इस इक्वेशन को मान लो 4 मान लो। अब इक्वेशन 4 को और इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप जोड़ देते हो तो क्या मिलेगा, देखो इधर आपका क्यूप्लिकन है, इधर भी क्यूप्लिकन, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इधर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो क्या आपका हो जाएगा, आपको यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे मिलेगा कि क्यूप्रस आयन, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और आपको देखो, हम्म, ठीक है, ये आपको मिलेगा कि इसमें चेंज होते हुए क्यूप्रिक आयन। हाँ हाँ, सही तो है। हाँ, यही तो आपको मिलेगा नेट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इधर क्यूप्रिक आयन था, इधर क्यूप्रिक आयन था, कट गया। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो राइट हैंड साइड 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इधर देखो ये राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। और इधर आपका क्या है, राइट, सॉरी इधर लेफ्ट हैंड साइड था तो लेफ्ट हैंड साइड है। इधर राइट हैंड साइड एक कॉपर था तो इधर कॉपर है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन थर्ड मिल गया विद द हेल्प ऑफ, ऐसे ऐसे करके आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि देखो, अगर आप अप्लाई करते हो, ये मान लो इस रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कितनी है, वो वैल्यू है मान लो Δg3 है। ठीक है, और मान लो कि ये जो इक्वेशन आपका सेकंड है, क्या है, जो इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, Δg1। और ये जो आपने इक्वेशन सेकंड को रिवर्स करने पे जो इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 4 है, तो ये मान लो वैल्यू क्या है आपकी, जो इस रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या, Δg4 है। तो देखो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन आपका फर्स्ट, दोनों को ऐड करने पे आपको मिला है इक्वेशन, मान लो ये आपका था थर्ड का माना था आपने, इस इक्वेशन को तो आपने कुछ नहीं माना, तो यहाँ पे थर्ड मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन 4 और रिवर्स ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन 4 और प्लस इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करने पे आपको क्या मिला है, इक्वेशन थर्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इक्वेशन आपको फोर्थ के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना था, Δg4। और इक्वेशन फर्स्ट के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, तो Δg1 इजिकल टू डेल, इस इक्वेशन थर्ड के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, Δg3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अगर मैं कहूँ, ये देखो आपका एक बन गया, Δg4 क्या होगा, तो -NFe4 होगा, और प्लस -NF Δe1 हो जाएगा, इजिकल टू -NFe3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा। तो एन एन सब कट जाएगा। अगर मैं इधर एन, देखो एन की वैल्यू नहीं आप कर सकते, यहाँ पे N4 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको N1 करना पड़ेगा, इधर N3, एफ कट जाएगा, एफ सब कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, N4E4 प्लस N1E1 इजिकल टू N3E3। ठीक है, N4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, N4 मतलब इक्वेशन 4 कहाँ गया, आपका ए इक्वेशन 4 है। ठीक है, इक्वेशन 4 में आपको कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हुए मिलेगा, कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल है। तो यानी इसका मतलब हुआ यहाँ पे
एक रखना पड़ेगा। और इस केस में आपका पोटेंशियल कितना दिया है, तो पोटेंशियल आपका दिया है माइनस, माइनस में हो गया था तो -0.153। एन वन का मतलब हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है। ए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है। इक्वेशन फर्स्ट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हुए मिलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में आपको दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हुए मिले थे, यानी पे 2 लिखा हुआ है। ई ई वन मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट के लिए पोटेंशियल कितना दिया था, इतना दिया था। तो ये ब्रैकेट में आपका 0.337, ठीक है, इजिकल टू N3। N3 में क्या वैल्यू है भाई इसकी, N3 में आपकी वैल्यू है, मतलब इक्वेशन आपका 3 कहाँ पे है, ए वैल्यू थी ना, ए था। ठीक है, तो N3 में क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया आपका। और ये देखो, हमको E3 की वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्यूप्रस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये आप ये इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा -0.153, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 7 7 14, द्वितीय 6 एक 7 और द्वितीय 6.0, ठीक है। तो आप इसे दोनों को जोड़ते हो तो कितना आने वाला है आपको, ये कितना आएगा आपकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.521 आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों को जोड़ लेना, यही आपका आंसर आने वाला है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन लगाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम अपना लेक्चर कल से कंटिन्यू